नमस्कार साथियों। दिग्गज एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम शारीरिक शिक्षा पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की आपको पूरी तैयारी करवा रहे हैं। उसी की क्रम के अंदर हमने पहली क्लास ली थी यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। उसी की तर्ज पे आज उसी की कड़ी की दूसरी क्लास आपके सामने प्रस्तुत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने पहली क्लास में यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास, ठीक है, उसके अंदर यूनान के काल को हमने 4 भागों में बांटा था। पहला काल था होमर काल, दूसरा काल था स्पार्टा काल, ठीक है साथियों। तीसरा काल था हमारे सामने, वो आएगा अब पूर्व एथेंस काल। और जो चौथा काल आएगा हमारे सामने, वो आएगा उत्तर एथेंस। उत्तर एथेंस का मतलब होता है लेटर एथेंस, मतलब एथेंस राज्य का बाद का इतिहास, ठीक है। तो ये 2 क्लास तो हम ले चुके हैं। होमर और स्पार्टा काल के बारे में आपको मैं अच्छे से पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से बता चुका हूं। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस को लेकर रहेगी कि यूनान के अंदर जो एथेंस राज्य था, एथेंस राज्य के अंदर शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या क्या चीजें थी, और पूर्व एथेंस में क्या था और उत्तर एथेंस में क्या था। तो इन दोनों के लिए आज हम आगे चालू करते हैं इस क्लास को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहली जो बात है जो हम पढ़ रहे हैं, पूर्व एथेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्व एथेंस के बारे में। तो पहली बात तो ये थी, ये जो यहाँ के व्यक्ति थे, ये थे लोकतांत्रिक पद्धति के। कैसे थे? इनकी जो पद्धति थी, जीवन शैली थी, वो एकदम लोकतांत्रिक थी, ठीक है। तो आपकी उसमें पहले लिखा हुआ है कि पहली क्या है ये बात, एथेंस वासी कैसे थे? लोकतांत्रिक, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है आज तक जहां से क्वेश्चन आते हैं वो है कि 7 वर्ष के बाद बच्चा मूल रूप से स्कूल जाता है। तो यहां पर स्कूल कैसे थे? यहां पर एक तरह से 2 व्यवस्थाएं थी। उनका नाम क्या था? एक का नाम था पेलेस्ट्रा, जहां पर बच्चा शारीरिक शिक्षा की प्रशिक्षण लेता था। मान लीजिए कुश्ती, मुक्केबाजी या जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण अगर कोई विद्यालय बोले तो हम उसे बोलेंगे पेलेस्ट्रा, ठीक है। और अगर कोई संगीत सीखना चाहता है तो उसको जो प्रशिक्षण दिया जाता था वो दिया जाता था डिडास्केलियम के अंदर। एक स्कूल का नाम तो था पेलेस्ट्रा और दूसरे स्कूल का नाम था डिडास्केलियम। इन दोनों स्कूल के अंदर प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये दोनों स्कूल जो आपके सामने हैं, वो दोनों के दोनों स्कूल आपके सामने मौजूद हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है, एक तो है पेलेस्ट्रा। पेलेस्ट्रा किस चीज का स्कूल था? कुश्ती का स्कूल था, मुक्केबाजी का, जिम्नास्टिक का। आपसे किसी भी एक चीज का नाम लेके वो पूछ सकते हैं कि किस चीज का स्कूल था। पेलेस्ट्रा कुश्ती का विद्यालय था, ठीक है। डिडास्केलियम किस चीज का विद्यालय था? डिडास्केलियम संगीत विद्यालय था। किसका विद्यालय था? संगीत विद्यालय, ठीक है। अब एक और चीज आपसे पूछ सकता है कि यहां पर प्रशिक्षण कौन देता था? पेलेस्ट्रा के अंदर प्रशिक्षण कौन देता था? पेडियो ट्राइब नाम से एक शारीरिक शिक्षक था जो वहां पर प्रशिक्षण देता था। उस शारीरिक शिक्षक का नाम क्या था? पेडो ट्राइब। क्या नाम था? पेडो ट्राइब, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। इन तीनों से आपसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। आपकी जब नोट्स बनाएं तो उनके अंदर इन तीनों चीजों को इंपॉर्टेंट जरूर लगाएं। एक तो क्या है? पेलेस्ट्रा, दूसरा क्या है? डिडास्केलियम, और तीसरा क्या है? पेडियो ट्राइब, ठीक है साथियों। अब साथियों आगे अपन चलते हैं तो आगे आपके सामने आता है पैन हेलेनिक खेल। साथियों पूर्व एथेंस काल में क्या था? उस समय पर एक इवेंट होते थे, उसे कहते थे पैन हेलेनिक। पैन हेलेनिक का मतलब क्या होता है? 4 आयोजन, 4 चीजों के आयोजन होते थे, 4 खेलों के, ठीक है, 4 महोत्सव उनके आयोजन होते थे। उन्हें मूल रूप से मिला के क्या बोला जाता था? पैन हेलेनिक खेल, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से आयोजन होते थे? उसमें 4 खेल थे। कौन कौन से खेल थे? आपके सामने प्रस्तुत है। पहला है ओलंपिक, ठीक है। क्या है? पहले ओलंपिक। दूसरा क्या है? पाइथियन। तीसरा कौन सा है? इस्थेमियन। और चौथा कौन सा है? नीमियन। आपके सामने बहुत अच्छा चार्ट मौजूद है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाना, आपके लिए सर्वाधिक सही रहेंगे ये नोट्स, ठीक है। तो अपन ने यहां क्या लिख रखे? पहले तो समारोह का स्थान, सॉरी समारोह का नाम है, ये स्थान नहीं है, समारोह का नाम है यहां पर, ठीक है, ठीक है। तो पहला कौन सा होता है?
ओलंपिक सबसे पहले, पैन हेलेनिक खेलों में सबसे पहला इवेंट कौन सा होता था? ओलंपिक। उसके बाद पाइथियन, उसके बाद स्थेमियन, उसके बाद नीमियन। अगर आपको उसकी ट्रिक देखनी है तो सीधा आप ले लीजिए ओपन, ट्रिक मानेंगे अपन इसकी ओपन। वैसे ई नहीं आई आता है वैसे होने में तो, मगर अपन ट्रिक के लिए अपन इसको स्थेमियन को ई से चालू कर देंगे, ठीक है। तो क्या है? ओपन। किसकी ट्रिक है? खेलों की, पैन हेलेनिक खेलों की क्या है ट्रिक? क्या है? ओपन। ओ से ओलंपिक, पी से पाइथियन, ई से स्थेमियन और एन से नीमियन खेल, ठीक है साथियों। अब ये जो खेल होते थे ये किसी ना किसी देवता के सम्मान में होते थे, किसी ना किसी देवता के क्या होते थे? सम्मान में ये खेल किया करते थे। तो कौन से ओलंपिक खेल किसके सम्मान में होते हैं? भगवान जियूस के। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर देवता पढ़ाए थे, आपको पिछली क्लास में देवता पढ़ाए थे, और देवताओं के राजा कौन है? भगवान जियूस। कौन है? भगवान जियूस। उनके सम्मान में कौन से खेल होते हैं? ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में होते थे? भगवान जियूस के सम्मान में। इसी क्रम में पाइथियन जो खेल हैं वो किसके सम्मान में होते हैं? भगवान अपोलो। मैंने आपको बताया था भगवान अपोलो किसके देवता है? भगवान अपोलो भविष्यवाणी के देवता हैं। भगवान अपोलो और किस चीज के देवता हैं? भगवान अपोलो चिकित्सा के देवता हैं, ठीक है, संगीत के देवता हैं, कविता के देवता हैं, ठीक है, उपचार के देवता हैं, सूर्य के देवता हैं। कौन? भगवान अपोलो। उनके सम्मान में कौन से गेम होते हैं? उनके सम्मान में पाइथियन खेल होते थे। कौन से खेल होते थे? पाइथियन खेल, ठीक है। इनने एक पाइथन को मारा था। पाइथन एक प्रकार की प्रजाति होती है सांप की, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया खेलों का? पाइथियन खेल, ठीक है। जैसे अजगर एक प्रजाति होती है वैसे ही पाइथन एक प्रजाति होती है, ठीक है। उसको इनने मारा था एक बहुत बड़े सांप को, इसलिए इस गेम का नाम पड़ गया पाइथियन खेल, ठीक है। उसके बाद तीसरे गेम कौन से? स्थेमियन। मैंने आपको बताया था भगवान जीएस के एक छोटे भाई थे, उनका नाम था पोसाइडन, जो किसके देवता थे? समुद्र के देवता। उनके सम्मान में कौन से गेम होते हैं? स्थेमियन खेल होते हैं। कौन से खेल होते हैं? स्थेमियन खेल, ठीक है। उसके बाद एक गेम और होते हैं नीमियन। ये वापस से भगवान जियूस के सम्मान में ही होते हैं। किसके सम्मान में होते हैं? भगवान जियूस के सम्मान में, ठीक है। अपन को यहां तो याद रखना है कि कौन कौन से गेम होते हैं। ट्रिक क्या है अपनी? ओपन, ओलंपिक, पाइथियन, स्थेमियन, नीमियन। यहां पर क्या है? जीएस है पहले सबसे, तो ओलंपिक के कौन है सबसे मुख्य? भगवान, भगवान जीएस। पाइथियन किसके सम्मान में? अपोलो के। स्थेमियन पोसाइडन के। और नीमियन वापिस से किसके में? भगवान जीएस के सम्मान में। अब साथियों एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि ये होते किस जगह थे? होते तो थे गेम, वो तो सबको पता है, मगर होते किस जगह थे? तो भैया जगह का नाम भी अपन को याद रखना है। जगह का नाम क्या है? आयोजन का स्थान। ओलंपिक के आयोजन का स्थान क्या है? एलिस नाम के शहर के अंदर ओलंपिया नाम की जगह पर, ठीक है। ओलंपस पर्वत के पास ओलंपिया नाम की जगह पर क्या होते थे? ओलंपिकों का आयोजन होता था, ठीक है साथियों। ओलंपिया नाम की जगह पर एलिस नाम के शहर के अंदर ओलंपिया पर्वत के पास में, ठीक है। वहां पर किसका आयोजन होता था? वहां पर होता था ओलंपिक का आयोजन, ठीक है। वैसे ही पाइथियन गेमों का आयोजन कहां पर होता था भैया? एक जगह थी डेल्फी। क्या नाम था जगह का? डेल्फी। डेल्फी नामक जगह पर पाइथियन खेलों का आयोजन किया जाता था। कहां पर? डेल्फी नामक जगह पर, ठीक है। उसके बाद आता है स्थेमियन खेल। कौन से खेल? स्थेमियन खेल। स्थेमियन खेल कहां पर होते थे? कोरिंथ नामक जगह पर। शहर का नाम क्या था? कोरिंथ। क्या नाम था? कोरिंथ, ठीक है। और नीमियन कहां पर होते थे? एक जगह थी, शहर का नाम था अर्गोलिस। क्या नाम था? अर्गोलिस। आप एक बार बोलोगे, दो बार लिखोगे आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल। ओलंपिक कहां पर होते थे? ओलंपिया के अंदर। पाइथियन कहां पर होते थे? डेल्फी के अंदर। स्थेमियन कहां पर होते थे? कोरिंथ के अंदर। और नीमियन अर्गोलिस के अंदर, ठीक है साथियों। अगला चार्ट देखो। इसी के बाद मैंने एक और चीज आपके लिए लिखी है यहां पर, किस वर्ष प्रारंभ हुए भी आइए। आपको ओलंपिक का तो सबको पता होगा। ओलंपिक कब चालू हुए? 776 ईसा पूर्व के अंदर चालू हुए। सबको पता है ये बात। ओलंपिक कब चालू हुए? 776 ईसा पूर्व के अंदर चालू हुए। उसके बाद आपसे पूछे कोई पाइथियन गेम कब चालू हुए? पाइथियन और स्थेमियन खेल एक ही, देखो सटीक जानकारी तो नहीं मिल सकती कि सटीक बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिल जाए, मगर जो हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध है उनसे यही पता चलता है कि 582 ईसा पूर्व के आसपास ये दोनों खेल चालू हो गए थे। सटीक बिल्कुल सटीक तो कोई नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत पुरानी चीजें हैं ये, मगर फिर भी जो हमें दस्तावेज मिलते हैं ऑथेंटिक, जिनसे हम बोल सकते हैं कि कहां तक
चालू हो सकते हैं ये, तो 582 ईसा पूर्व इनकी डेट मिलती है किनकी, पाइथियन और स्टेमियन खेलों की। ठीक है, और साथ ही नियमियन खेल जो है वो 573 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई होती है इनकी, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है साथियों, अब एक और चीज आती है इसके बाद कि ये कब होते कब थे। जैसे तो अगर आपको प्राचीन ओलंपिक, जब एक टॉपिक अलग से आपके लिए टॉपिक आएगा, जब मैं आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ाऊंगा, मगर आपको जानना चाहिए एक शब्द आता है साथियों, ओलंपियाड। शब्द का नाम क्या है, ओलंपियाड। साथियों इस शब्द का मतलब क्या है, ओलंपियाड मतलब क्या होता है। आपने सबने सुना होगा मैथ ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड। ओलंपियाड होता क्या है, ओलंपियाड होता है दो ओलंपिक के बीच का समय को ओलंपियाड कहा जाता है। जब दो ओलंपिक होते हैं उनके बीच का जो समय होता है ना, उसे कहते हैं हम ओलंपियाड। क्या कहते हैं, ओलंपियाड। तो उन दो ओलंपिक के बीच में जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओलंपियाड। एक शब्द होता है साथियों ओलंपिक ट्रूस। क्या नाम है शब्द का, ओलंपिक ट्रूस। क्या है शब्द साथियों, ओलंपिक ट्रूस। इस शब्द का मतलब क्या है, यह शब्द कहता है कि इस समय बहुत सारे राज्य थे, यूनान एक अकेला देश तो था नहीं, वहां पर बहुत सारे राज्य थे, मगर जब ओलंपिक या पेन हेलेनिक खेल चालू होते थे तो इसे मानते थे ये देवताओं का आशीर्वाद है, क्योंकि करते भी हम देवताओं के सम्मान में है। तो इस समय पर सभी युद्ध विराम कर देते थे, क्योंकि हर राज्य में, छोटे छोटे राज्यों में युद्ध चलते रहते थे उस समय पर। तो ये क्या करते थे उस समय पर कि एक ऐसा समय आता था जब अगर पेन हेलेनिक खेल चल रहे हैं या फिर ओलंपिक खेल चल रहे हैं, तो उस समय पर हर राज्य देवताओं का आदेश मानकर युद्ध को रोक दिया करता था। क्यों, क्योंकि मानते थे देवताओं का, इस समय देवताओं का वास है धरती पर, और यहाँ पर अभी सिर्फ खेल होने चाहिए, यहाँ पर अभी युद्ध नहीं होना चाहिए। तो कोई भी दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरे राज्य का, स्पार्टा का व्यक्ति एथेंस में जाकर, एथेंस का व्यक्ति कोई कोरिंथ में जाकर, कोरिंथ का व्यक्ति अर्गोलिस में जाकर कहीं भी खेल खेल सकता था। उसे क्या कहते थे, ओलंपिक ट्रूस। मतलब कहीं भी जाकर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है किसी भी राज्य के अंदर, और कोई भी उस पर हमला नहीं करेगा या फिर युद्ध नहीं होगा, युद्ध विराम कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये दो शब्द आप जरूर याद रखना, आगे आपके काम आएंगे। तो हम जैसे कि हम चल रहे थे कि ओलंपिक नीमियन खेल 573 में होते हैं, ओलंपिक 776 में होते हैं, पाइथियन और स्टेमियन खेल 582 ईसा पूर्व के आसपास के माने जाते हैं। अगली जो स्लाइड है उसके अंदर आप देखिए किस वर्ष संपादित हुए, मतलब कैसे होते थे संपादित। तो देखो ओलंपियाड जो है शब्द, मैंने उसका मतलब आपको भी बताया कि ओलंपियाड होता क्या है। तो हर 4 साल में एक बार होता था ओलंपिक। कब होता था, हर 4 साल में एक बार। कौन से महीने में, अगस्त के महीने में होता था हमेशा। ठीक है, तो ओलंपिक कितने, हर 4 साल में एक बार संपादित। ओलंपियाड के प्रथम वर्ष, मतलब ओलंपियाड अगर चालू हो रहा है तो ओलंपियाड के दिन ही उस वर्ष में ही होगा। ठीक है, अब आपसे पूछे कोई पाइथियन खेल कब होता था। पाइथियन खेल होते थे ओलंपियाड के तीसरे वर्ष में। कब, ओलंपियाड के तीसरे वर्ष के अंदर कौन सा खेल होता था, पाइथियन खेल आयोजित होते थे। उसके बाद आपसे पूछे स्टेमियन खेल कब होते थे। स्टेमियन खेल 2 बार होते थे, एक तो ओलंपियाड के दूसरे वर्ष और ओलंपियाड के चौथे वर्ष, 2 बार आयोजित होते थे। एक तो ओलंपियाड के दूसरे वर्ष और ओलंपियाड के चौथे वर्ष में। ठीक है, आपसे पूछे नीमियन खेल कब आयोजित होते थे, वो वर्ष में, ओलंपियाड में 2 बार, हर साल में मतलब हर 2 साल में आयोजित हो जाते थे। कब होते थे, हर 2 साल के अंदर आयोजित हो जाते थे। कौन से खेल, नीमियन खेल। ठीक है साथियों, तो ये आपको स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन के दृष्टि से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपने उसमें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है साथियों, चाहे तो मैं इसको हटा देता हूं इन सबको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसकी स्लाइड बना लीजिए। और साथियों मेरा मानना तो ये है कि अगर आप पेन और कॉपी से अपना खुद के नोट्स ज़्यादा अच्छे से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने खुद के लिखे हुए नोट्स से अच्छा कुछ भी नहीं है। दूसरों के नोट्स आप कितने भी ले आओ, हर चीज़ आपको किताब
आपको हर जगह मिल जाएगी किताबें, पर किताबों से अगर पढ़ लेते तो सभी लग जाते नौकरी। आप अपने नोट्स खुद बनाओ, अपने उसमें गलतियां भी होंगी, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी लिखी होंगी, कुछ चीज़ शायद गलत भी लिख दो आप, पर जैसे जैसे आप अपने नोट्स अच्छे बनाते जाओगे धीरे धीरे आप सफलता की राह के और करीब आते जाओगे। आगे चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया ओलंपियाड होता क्या है। ओलंपियाड क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया ओलंपियाड क्या होता है। ओलंपियाड होता है भैया दो ओलंपिक के मध्य के समय को, मध्य की अवधि को क्या कहते हैं, ओलंपियाड कहते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया ये बात। ओलंपिक ट्रूस क्या होती है भैया, पेन हेलेनिक खेलों के समय पर यूनान के राज्यों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो जाती थी। वह कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य में खेल में भाग लेने जा सकता था, कोई भी उस पर हमला नहीं करेगा। उसे क्या कहते थे यहां पर, ओलंपिक ट्रूस। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर आपके लिए बनाए। नीमियन खेलों में एक चीज थी, पेनहेलिक खेलों में 4 खेल थे, नीमियन खेलों में वहां के उस राज्य के व्यक्तियों के अलावा कोई और भाग नहीं ले सकता था, ये वहां का नियम था। ओलंपिक के अंदर दूसरे राज्य का व्यक्ति आके भी भाग ले सकता है, बशर्ते वो एक फ्री व्यक्ति होना चाहिए, मतलब वो गुलाम नहीं होना चाहिए। गुलाम व्यक्तियों को यहां पर खेलने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई आजाद व्यक्ति है और यूनान का वासी है तो वो वहां पर, कोई यूनान मतलब पूरे यूनान के किसी भी राज्य का वासी है तो वो वहां पर खेल सकता है। ठीक है, मगर नीमियन खेलों में ये नहीं था। नीमियन खेलों में अर्गोलिस राज्य के अंदर नीमियन खेल होते थे, तो वहां के नागरिक ही इस खेल के अंदर भाग ले सकते थे बस, और कोई भी इसके अंदर भाग नहीं ले सकता था। ठीक है साथियों, तो यहां लिखा हुआ है नीमियन खेलों में अर्गोलिस राज्य के नागरिक ही भाग ले सकते थे। ठीक है, अगली लाइन क्या है, पाइथियन खेल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। पाइथियन खेलों को संगीत महोत्सव, म्यूजिक फेस्टिवल भी कहा जाता था। आपसे सीधा क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्न में से किसे एक संगीत महोत्सव भी कहा जाता था। तो पाइथियन खेलों को क्या कहा जाता था, संगीत महोत्सव, मतलब म्यूजिक फेस्टिवल। ये किसके सम्मान में होते थे, भगवान अपोलो के सम्मान के अंदर होते थे। ठीक है साथियों, मगर यहां पर जो मुख्य आकर्षण थे, मुख्य खेल थे, वो कौन कौन से होते थे, एक तो रथ दौड़ होती थी और एक घुड़ दौड़ होती थी, मतलब चैरियट रेस और हॉर्स रेस। ये कहां पर होती थी, पाइथियन खेलों के अंदर। ठीक है साथियों, मगर इसे क्या कहा जाता था, उपनाम क्या है इसका, इसका उपनाम है संगीत महोत्सव। क्या नाम है उपनाम, संगीत महोत्सव। ठीक है साथियों, अब आओ अगले उस पे, स्टेमियन खेल पे। स्टेमियन खेल में कौन कौन से खेल होते थे, होते तो किसके लिए थे, भगवान पोसाइडन के लिए। भगवान पोसाइडन किसके देवता है, समुद्र के। अब समुद्र में क्या चलती है, एक तो नाव चलती है, तो नौकायान। पहली बात तो क्या होगी, नौकायान के देवता है। उसके बाद संगीत के देवता है, संगीत है यहां पर भी होता है, मगर संगीत महोत्सव किसे कहेंगे हम, पाइथियन खेलों को, स्टेमियन खेलों को नहीं कहेंगे। ठीक है, मुक्केबाजी होती है, एथलेटिक्स होता है। ठीक है, ये सब कहां पर होते हैं, स्टेमियन खेलों के अंदर। और उसके बाद महिलाओं के लिए साथियों यहां पर हेरा खेलों की आयोजन होता था, और देवी हेरा के सम्मान के अंदर लिखा हुआ है यहां पर, महिलाओं के लिए हेरा खेलों का आयोजन होता है और देवी हेरा के सम्मान में होता है वो। ठीक है साथियों, ये दो चीज आपको जो टेक्निकल शब्द है ये बिल्कुल याद रखने। एक तो क्या है, ओलंपियाड, दो ओलंपिक के मध्य के समय को क्या कहते हैं, ओलंपियाड। ठीक है, जैसे एक ओलंपिक हो रहा है 2024 में, एक हो रहा है 2028 में, इन दोनों के बीच में 4 वर्ष का समय, इस 4 वर्ष के समय को अपन क्या कहेंगे, ओलंपियाड, कि भैया ये ओलंपियाड का समय है बीच में। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक ट्रूस, मतलब ऐसा समय जहां पर सभी लोग व्यक्ति क्या करते हैं, लड़ाई या फिर युद्ध विराम कर देते हैं। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये देवताओं का काल है, देवताओं का समय है, उनकी पूजा करने का समय है, इस समय पे युद्ध करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, ओलंपिक ट्रूस। नीमियन खेलों में क्या होता था, नीमियन खेलों में सिर्फ वहां के राज्य के लोग ही भाग ले सकते थे। ठीक है, पाइथियन खेलों को संगीत उत्सव भी कहा जाता था, इस पे आप इंपोर्टेंट जरूर लगाना, पाइथियन खेलों को संगीत महोत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, पाइथियन खेलों में कौन कौन से खेल होते थे, मुख्य रूप से रथ दौड़ और घुड़ दौड़। उसके बाद स्टेमियन खेलों में क्या होता है, स्टेमियन खेलों में नौकायान, आपसे संगीत की क्रियाएं, मुक्केबाजी और एथलेटिक्स के खेल भी होते थे। ठीक है, महिलाओं के अंदर क्या होता है, महिलाओं के अंदर हेरा खेल होते हैं महिलाओं के अंदर। ठीक है साथियों, ये तो आपके सामने हो गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ यहां पर प्रशिक्षक भी हुआ करते थे। ठीक है, तो कुछ प्रशिक्षकों के नाम लिखे हुए हैं, वो क्या चीज की शिक्षा देते थे ये भी आपको जानना जरूरी है।
ठीक है साथियों। तो पहला जो आपके सामने लिखा हुआ है एकॉन्टिस्टिस। क्या नाम है? एकॉन्टिस्टस। एकॉन्टिस्टोस नहीं है, हाँ टस है, एकॉन्टिस्टस। ठीक है, ये भाला फेंकने वाला व्यक्ति होता था। प्रशिक्षण तो देता ही था, मगर आपसे कोई पूछे कि भाला फेंकने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जरूरी नहीं प्रशिक्षक ही पूछे आपसे, आपसे बोल सकता है भाला फेंकने वाले व्यक्ति को वहां क्या कहा जाता था, तो वहां एकॉन्टिस्टस कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? एकॉन्टिस्टस। ठीक है, ऐसे ही जो तीर चलाता था या फिर तीरंदाजी का प्रशिक्षण देता था, उसे क्या कहते थे वहां पर? टॉक्सोटोस। क्या कहते थे? टॉक्सोटोस। ऐसे ही आपके सामने आएगा कि जो गेंद खेल का प्रशिक्षण देता था, उसे क्या कहते थे यहां पर? सेफेरिस्टस। क्या कहते थे? सेफेरिस्टस। और ऐसे ही जो अस्त्र शस्त्र चलाने की वो आपको प्रशिक्षण देता था, उसे कहते थे वहां पर होब्लोमेचोस। क्या नाम था? होब्लोमेचोस। आप एक दो बार आपको लगेगा ये डिफिकल्ट नाम है, मगर जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको 2-3 बार में ये चीजें याद हो जाएंगी। जैसे टॉक्सोटोस, टॉक्सोटोस तो 1-2 बार पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। एकॉन्टिस्टिस किसके लिए है? एकॉन्टिस्टस किसके लिए है? भाला फेंक के लिए। टॉक्सोटोस तीरंदाजी के लिए। होब्लोमेचोस अस्त्र शस्त्र के लिए। और सेफेरिस्टस गेंद खेल का प्रशिक्षक जिसे कहते हैं हम। ठीक है, ये पेडियोट्राइब के नीचे ही काम करते थे सब। मैंने आपको पेडियोट्राइब पढ़ाया है ना, किसका है? पेलेस्ट्रा का जो संचालक है या फिर शारीरिक शिक्षक है, वो क्या था? पेडियोट्राइब। वो पेडियोट्राइब के नीचे ही सारे काम करते थे। ठीक है, एकॉन्टिस्टिस किसके लिए? भाला फेंक के लिए। टॉक्सोटोस तीरंदाजी, सेफेरिस्टस गेंद खेल, और होब्लोमेचोस किसके लिए? अस्त्र शस्त्र के लिए। साथियों वहां पर कुछ खेल भी होते हैं, वो क्या थे? जैसे पेल एक खेल मिलता है वहां पर। क्या नाम है खेल का? पेल कुश्ती जैसा कोई खेल था, उसे वहां पर पेल कहा जाता था। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कुश्ती जैसे खेल को यूनान में किस नाम से जाना जाता था? पेल नाम से। ठीक है, ऐसे ही खेल था पुग्मे। क्या नाम था? पुग्मे किसकी तरह था? मुक्केबाजी की तरह। ठीक है, पेल तो था कुश्ती की तरह, और पुग्मे किसकी तरह था? मुक्केबाजी की तरह एक खेल था। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पेल खेल था जो किसकी तरह था? कुश्ती जैसा एक खेल था। पुग्मे किसका था? मुक्केबाजी जैसा एक खेल था। ठीक है, अब यहां पर पेनक्रेशन, ये क्या था? ये कुश्ती और मुक्केबाजी का मिश्रित खेल था। क्या था? कुश्ती और मुक्केबाजी का एक मिक्स खेल होता था, उसे क्या कहते थे यहां पर? पेनक्रेशन। क्या कहते थे? पेनक्रेशन। ठीक है, महिलाओं के लिए हेरा खेल होता था, अपन ने पहले भी पढ़ लिया, हेरा देवी के सम्मान में किया जाता था। ये बात तो बिल्कुल आपको याद रखने वाली है। उसके बाद पेंटाथलन। पहली बात तो आपसे पूछेगा पेंटाथलन का मतलब क्या होता है? पेंटाथलन का मतलब होता है 5 पत्ते। क्या होता है? 5 पत्ते। पेंटाथलन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? 5 पत्ते। मतलब यहां पर पेंटा के अंदर मतलब 5 गेम होने वाले हैं। कौन कौन से गेम है? ये प्राचीन चल रही है, प्राचीन की बात, ये आधुनिक पेंटाथलन की बात नहीं चल रही। पेंटाथलन प्राचीन रूप में भी होती थी ओलंपिक के अंदर, अब तो होती ही है, मगर प्राचीन रूप में भी होती थी। उस समय पर इसके अंदर कौन कौन से खेल थे? पैदल चाल था, लंबी कूद था, डिस्कस थ्रो था, भाला फेंकना था, और कुश्ती था। ये कब की बात है? ये प्राचीन ओलंपिक की बात है। प्राचीन ओलंपिक में पेंटाथलन खेल चलते थे, उसके अंदर 5 गेम होते थे। कौन कौन से गेम थे? पैदल चाल मतलब दौड़ना, मान लो आप, एक तरह से रनिंग जिसे अपन बोल सकते हैं। उसके बाद लंबी कूद, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो चक्का फेंक, भाला फेंक जेवलिन थ्रो, और कुश्ती रेसलिंग। ये सारे गेम कहां पर होते थे? पेंटाथलन के अंदर। मतलब वहां पर एक ऐसा गेम होता था जो 5 खेलों को मिलाकर बनता था, उसे क्या कहते थे अपन? पेंटाथलन। आपसे पूछे उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है उसका 5 पत्ते। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेंटाथलन का शाब्दिक अर्थ क्या है? 5 पत्ते। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लिख लो, ले लो, और आप चाहो तो इसको लिखना चाहो तो आप पोस्ट करके लिख भी सकते हो इसे। साथियों ये जो पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत सारी रिसर्च लगती है, तो आपसे एक अनुरोध जरूर रहेगा मेरा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। आपके जितने भी दोस्त हैं जो शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं या फिर शारीरिक शिक्षा को पढ़ना चाहते हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप एक बार इस पीडीएफ को या फिर इस वीडियो को जरूर उनके सामने एक बार शेयर करें, ताकि सबका भला हो सके। आगे चलते हम।
अब साथियों हमारा पूर्व एथेंस काल खत्म हो चुका है। अगला क्या होगा, मैंने आपको बताया था, हमने यूनान के काल को 4 भागों में बांटा। पहला था होमर काल, दूसरा कौन सा था, स्पार्टा काल, तीसरा पूर्व एथेंस और चौथा कौन सा होगा, उत्तर एथेंस। अब हम 3 काल पढ़ चुके हैं, चौथा काल हमारे सामने है, उसका नाम है उत्तर एथेंस काल। साथियों इसे क्या कहा जाता था, सब सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यह स्वर्ण युग था किसका, यूनान के इतिहास का। यूनान के इतिहास का आपसे स्वर्ण युग पूछे तो किसे बोलोगे आप, उत्तर एथेंस काल को। यह बदलाव का काल था, क्या था, बदलाव का काल, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, बदलाव का काल, एज ऑफ ट्रांजिशन। क्या पड़ गया, एज ऑफ ट्रांजिशन मतलब बदलाव का काल। किससे बदलाव चाह रहे थे भैया ये, इस समय पर यूनान के अंदर 2 धड़े बटे हुए थे। कितने धड़े, 2 धड़े। एक था रूढ़िवादी जो पुरानी विचारधारा को मानता था कि नहीं जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए। एक था नया धड़ा, वो मानता था कि नहीं हमें बदलना चाहिए, नई चीजों को अपनाना चाहिए और नई विज्ञान को भी अपनाना चाहिए, नई पुरानी धारणाओं को छोड़ देना चाहिए। तो 2 धड़ों का जो वहां पर बटाव था उसको देखते हुए इस काल को क्या कहा गया, एज ऑफ ट्रांजिशन मतलब बदलाव का काल, कि एक पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी बदली हुई आ रही है। तो ठीक है, इसे क्या कहा गया, एज ऑफ ट्रांजिशन मतलब बदलाव। अब नई पीढ़ी बदलती जा रही है, पुरानी पीढ़ी को छोड़ती जा रही है, पुराने मूल्यों को छोड़ती हुई जा रही है। और बदलाव हमेशा बुरा ही नहीं होता, बदलाव हमेशा कई बार अच्छा भी होता है। जैसे कि यहां कहा जा सकता है कि यहां पर बदलाव अच्छा हुआ। क्यों साथियों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों, आप देखिए कि इस समय पर जो नए धारा के लोग थे, जो नए विचारक थे, वो कौन थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इतने बड़े बड़े दार्शनिक, ये नई धारा के अंदर थे, मतलब नए विचार वाले। और जो पुराने विचार वाले थे वो थे एरिस्टोफेन्स, जेनोफेन, ये थे पुराने विचार के, चाहते थे कि नहीं हम नहीं बदले, हम वैसे के वैसे ही रहे। मगर क्या हुआ, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, इन सब ने वहां पर सोच को बदला, किसकी, यूनान वासियों की सोच को बदला। और आगे कई चीजों के अंदर किन्सोलॉजी की, जैसे अपन जान सकते हैं, अपन एनाटॉमी के जनक अपन अरस्तु को बोलते हैं, किन्सोलॉजी के जनक अपन अरस्तु को बोलते हैं। कई जगह पर अपन उनके विचार पढ़ते हैं, विचारवाद, आदर्शवाद, तो ये जितने भी विचार हैं इनके, इस सारे के सारे हम वहीं पढ़ते हैं। उसके अंदर आदर्शवाद, आप जानते हो आदर्शवाद के जनक प्लेटो हैं, आपको यथार्थवाद के जनक आपको अरस्तु मिलेंगे। ऐसे कई चीजों की इनने खोज करी और कई चीजों के बारे में इस धरती को, इस आप तो मान लीजिए एक तरह से अपने इस सभ्यता को ज्ञानित किया। ठीक है साथियों, तो पहली बात तो ये होगी, ये क्या हो गया, गोल्डन एज कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, स्वर्ण युग, किसका, यूनान के काल का। दूसरी बात, यहां पर 2 धड़े बटे हुए थे, तो अब जो नई पीढ़ी बदल रही थी तो उसे क्या कहा गया, बदलाव का काल। ठीक है, यहां पर बहुत सारे दार्शनिक हुए, इसलिए इसे क्या कहा गया, एज ऑफ फिलोसोफर्स, दार्शनिकों का काल। इसे का क्या कहा गया, दार्शनिकों का काल। देखो लिखा हुआ है ना यहां पर, दार्शनिकों का काल, बदलाव का काल, यूनान का काल। साथियों ये जो टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई है आपके सामने, ये इनसे ही क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किसे एक दार्शनिकों का काल कहा जाता था, या फिर निम्न में से किसे एक बदलाव का काल कहा जाता था, या फिर किसे यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता था। आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको किसको करके आना है, उत्तर एथेंस काल को। ठीक है साथियों, साथियों इस समय पर एक और चीज थी, व्यक्तिवादी, मतलब बिल्कुल इंडिविजुअलिज्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था यहां पर। कहां पर, यूनान के अंदर, उत्तर यूनान के अंदर। ठीक है साथियों, उसके बाद आगे हम चले तो जैसे मैंने आपको बताया 2 विचारक थे, एक तो रूढ़िवादी जो पुराने विचार के थे, एक थे नए विचार के। नए विचार के व्यक्ति तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है, सुकरात थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे। ठीक है, सुकरात को तो इसी वजह से जहर का प्याला भी पीना पड़ गया था। एक बार क्या हुआ, जब सुकरात को जहर पिलाया जाने वाला था, मतलब मृत्यु दंड दिया जाने वाला था, तो उससे एक दिन पहले, एक रात पहले प्लेटो उन्हें बचाने गए। जब उन्हें प्लेटो बचाने गए तो जैसे ही उनके पास पहुंचे तो बोला कि आप चलते हैं, आपको जान बचा लेते हैं आपकी, आप हमारे साथ बैठ जाओ। तो सुकरात ने मना कर दिया कि नहीं, अगर मैं आज यहां से भाग गया तो मैं तो बच जाऊंगा, मगर जो मेरे विचार है जिनके लिए मैं लड़ा था वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दार्शनिक हुए कि अपने विचार के लिए, अपने दर्शन के लिए जान तक दे दी। आपको शायद तक पता होगा, सुकरात के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु। और अरस्तु का एक शिष्य था जो आप जानते होंगे सब, जो भारत युद्ध के लिए भी आया था, सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर जिसे हम कहते हैं, वो अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, तो ऐसे सुकरात ने जहर का प्याला पिया था। इसीलिए कई बार हमारे यहां पर भारत में बोला जाता है कि भगत सिंह सुकरात की मौत मरे थे।
जैसे सुकरात भी अपनी इच्छा से उनने मृत्यु ली, वैसे ही भगत सिंह ने भी अपनी इच्छा से ही वहां पर रुके थे। जब उनने वो बम ब्लास्ट किया था उसके बाद वो वहां पर रुके थे, इसीलिए कि उनके विचार लोगों को पता चलने चाहिए। अगर वो चाहते तो वो भी बच सकते थे, बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे भगत सिंह जी भी, मगर नहीं, उनने क्या चुना कि नहीं, मैं अपने विचारों के लिए जान भी दे सकता हूं। वैसे ही सुकरात भी अपने विचारों के लिए उनने जान दी। तो यहां पर नए दार्शनिक कौन कौन थे, आपको तो ये याद रखना है आपके सिलेबस के हिसाब से कि सुकरात क्या थे, नई सोच वाले दार्शनिकों के अग्रज कौन थे, सुकरात। सुकरात के बाद उनके शिष्य कौन आए, प्लेटो। प्लेटो के बाद कौन आए, अरस्तु। ठीक है, और पुरानी सोच के कौन थे, एरिस्टोफेंस और जेनोफेंस। ठीक है साथियों। साथियों आपको एक और बात जाननी जरूरी है कि प्लेटो जो थे उनने किसमें, उनने ओलंपिक के अंदर भाग लिया था और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। कुश्ती के अंदर स्वर्ण पदक जीता उनने प्राचीन ओलंपिक के अंदर। जो शायद ये देखो लिखा हुआ है, प्लेटो ने प्राचीन ओलंपिक के अंदर कुश्ती में स्वर्ण पदक भी जीता था। मतलब यहां के व्यक्ति ऐसा नहीं था कि दर्शन तो इनका मूल था ही, मगर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शिक्षा, मतलब स्वस्थ शरीर होना चाहिए सबसे पहले। मतलब शरीर को सर्वाधिक अगर कोई स्वस्थ कर सकता है तो खेल कर सकते हैं। ये बात प्लेटो ने और सुकरात ने बहुत अच्छे से बताया, और अपने दर्शनों में ये बात, उनके दर्शनों में ये बात व्यक्त भी होती है। ठीक है साथियों, आगे इसी के उसमें कड़ी में चलते हैं हम। तो कुछ स्कूल थे जो इनने खोले। एक स्कूल था जिसका नाम था लाइसियम। लाइसियम किसने खोला, लाइसियम अरस्तु ने खोला। किसने खोला, अरस्तु ने। जैसे ही लिखा हुआ है लाइसियम, एक स्कूल था लाइसियम लाइसियम स्कूल है, ये किसने खोला, ये खोला अरस्तु ने। एक स्कूल है अकेडमी। अकेडमी किसने खोली, अकेडमी खोली प्लेटो ने। एक केनेन नाम से स्कूल और था, ये गुलामों के लिए स्कूल था, एथेंस के बाहरी जगह पर एक गुलामों के लिए भी स्कूल था, वहां गुलाम भी रहते थे बहुत सारे, तो उनके लिए स्कूल का नाम क्या था, केनेन। ठीक है साथियों। अब इसी समय पर एक बहुत बड़ा, आप चिकित्सा शास्त्री मान लो या फिर दार्शनिक मान लो, एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसका नाम था हिप्पोक्रेट्स। आपने कई जगह पे इनका नाम पढ़ा होगा। जब शरीर के वर्गीकरण होते हैं पित्त के आधार पे, या फिर सर्वाधिक आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कोई कि पहली बार शरीर का वर्गीकरण किसने किया था, तो हिप्पोक्रेट्स ने किया था। दो भागों में बांटा था शरीर को, एक तो लंबे और पतले के हिसाब से और एक छोटे और मोटे के हिसाब से। उसके बाद इनने पित्त के आधार पर भी 4 भागों में शरीर के वर्गीकरण किया था। आपको याद हो तो मेलनकोली, फ्लेगमेटिक, सैंग्विन, इनके ऐसे इनने 4 भागों में बांटा था। वो बात तो हम जब शरीर का वर्गीकरण पढ़ेंगे जब बताएंगे, मगर अभी आप देखिए तो यहां पर इनने कई ग्रंथ लिखे चिकित्सा के ऊपर, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाने लगा, चिकित्सा का जनक। किस चीज का जनक, चिकित्सा का जनक। हिप्पोक्रेट्स किस चीज के जनक है, चिकित्सा के जनक है। इसी के बाद अगर आपसे कोई पूछे, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, खेल चिकित्सा के जनक किसे कहा जाने लगा, हेरोडिकस नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हें खेल चिकित्सा का जनक कहा जाने लगा। जैसे यहां लिखा हुआ है, हिप्पोक्रेट्स किस चीज के जनक है, चिकित्सा के जनक। हेरोडिकस किस चीज के जनक है, खेल चिकित्सा के जनक है। किस चीज के जनक है, खेल चिकित्सा के जनक। ठीक है साथियों। अब कोरिन्थ, जो आपको बता दूं, मैंने आपने को बताया था, कोरिन्थ एक राज्य था। वहां पर जब कोरिन्थ राज्य की हार हुई, किससे, रोम से, तो उसके बाद माना जाता है कि पैन हेलेनिक जो खेल थे उनका धीरे धीरे अंत होने लगा। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन आ जाए कि किस के बाद पैन हेलेनिक खेलों का पतन हुआ, तो कोरिन्थ की पराजय के बाद पैन हेलेनिक खेलों का पतन शुरुआत हो गई थी। ऐसा नहीं बंद हो गए थे, मगर धीरे धीरे उनका पतन शुरू हो गया था। ठीक है साथियों, तो यहां तक अपने पढ़ लिया। ठीक है साथियों, यहां तक हमारा हो गया। अगली क्लास के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे कि जो आगे का इतिहास है, यूनान का इतिहास हमारा पूरा हो चुका है। अगला जो इतिहास होगा वो होगा रोम का इतिहास। रोम के इतिहास के बाद हम अगली क्लास लेंगे, वो लेंगे जर्मनी के इतिहास की। जर्मनी के बाद स्वीडन और डेनमार्क, रूस, ऐसे करके हम फिर भारत देश तक आएंगे और भारत देश का इतिहास करके इस पूरी सीरीज को यहाँ पर एक पूरी सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आपको कहीं से भी कुछ और जानकारी अर्जित करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस क्लास को देख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए राजस्थान 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड पीटीआई के लिए ये क्लास बिल्कुल भरपूर हो गई।
ठीक है साथियों, धन्यवाद।